नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। आप नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन भी कह सकते हैं। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। देखिए, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग टीजीटी के एग्जाम के लिए, जेपीटी के एग्जाम के लिए, या फिर एचपीआरसी के अपकमिंग और भी आने वाले एग्जाम है उनके लिए, या फिर आप हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं, रिसेंटली हु हैज बीन अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज 2025। तो देखिए, अभी जो है वो नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं और नोबेल पीस पुरस्कार, इनके नोबेल शांति पुरस्कार जो है 2025 का किसको दिया गया है, ये जो है वो यहाँ पर पूछा गया है। अब देखिए, जब भी नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, हर साल ये दिए जाते हैं और ये नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनता ही बनता है। तो नोबेल पीस पुरस्कार जो है वो दिया गया है मारिया कोरिना मचाडो को। मारिया कोरिना मचाडो, ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, मारिया कोरिना मचाडो कहाँ की हैं, क्यों इनको ये दिया गया है, अब यहाँ से भी जानिए। नोबेल पीस प्राइज 2025 का मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है। ये एक वेनेजुएलन पॉलिटिशियन है, वेनेजुएला कंट्री की पॉलिटिशियन है और इनका जो काम है वहाँ पर डेमोक्रेटिक राइट्स को प्रमोट करने के लिए, उसके लिए इनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। अब इन्होंने एग्जैक्टली किया क्या है, इन्होंने जो है वो वेनेजुएला में वहाँ का जो तानाशाही शासन है उसको हटाने के लिए और वहाँ पर लोकतंत्र लाने के लिए प्रयास किए हैं और शांतिपूर्ण रूप से इन्होंने यहाँ पर प्रयास किए हैं। इन्होंने जो है वो लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार देने के लिए और अन्य भी लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए जो है वो शांतिपूर्ण बदलाव लाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं, जिसके लिए इनको ये नोबेल पीस पुरस्कार जो है वो दिया गया है 2025 का। ये हमने नोबेल पीस पुरस्कार 2025 का जान लिया। इससे पिछला एडिशन जो हमारा था P58 का एडिशन, उसमें भी हमने पढ़ा था कि नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं और उसमें हमने पढ़े थे नोबेल पुरस्कार जो दिए गए हैं केमिस्ट्री में, वो हमने पढ़े थे। उसमें प्रोफेसर ओमर एम यागी थे एक, जो कि जॉर्डियन अमेरिकन है, इनको दिया गया है ये प्राइज। इनके साथ साथ जो है वो सुशुमु किटागवा, ये जापान के हैं इनको, और यूके बॉर्न रिचर्ड रॉब्सन है, इनको भी जो है ये दिया गया है। इनकी जो डिस्कवरीज है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क को लेकर, उसके लिए इनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। इन्होंने जो है वो एक टेक्निक एक तरह से आप कह सकते हैं, जिसमें इन्होंने रेगिस्तान में जो एयर होती है उस एयर से वाटर हार्वेस्ट करने की कोशिश की, जिसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर कुछ वाटर जो है वो यहाँ से प्रोड्यूस करने की इन्होंने टेक्निक वगैरह बनाई थी। उसके लिए इन 3 लोगों को जो है वो केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया है। नोबेल प्राइज टोटल 6 श्रेणियों में दिया जाता है। हमने 2 श्रेणियां यहाँ पर पढ़ ली कि एक केमिस्ट्री की पढ़ ली, एक पीस प्राइज की पढ़ ली। एक और क्वेश्चन आगे चलकर ऐसा ही आएगा, उसमें भी हम देखेंगे नोबेल प्राइज का। फिलहाल हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं। बोलते हैं, व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन 2025 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो बोलते हैं ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 का आया है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, स्टार लाइनर क्वेश्चन है। बोलते हैं 2025 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का क्या स्थान जो है वो रहा है। तो इसमें भारत का जो है वो 85th रैंक जो है वो रहा है, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखो, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो आया है ना, उसमें भारत का 85th रैंक है। यहाँ पर कुछ बातें ध्यान रखने वाली हैं। इंडिया के जो जिसके पास इंडिया का पासपोर्ट है ना, वो वीज़ा फ्री भी जो है वो कुछ कंट्रीज में जा सकता है। तो 57 ऐसी वर्ल्ड में डेस्टिनेशन है जहां पर वो जा सकता है। 57 वर्ल्ड में ऐसी डेस्टिनेशन है जहां पर वो वीज़ा फ्री जो है वो ट्रेवल जाकर कर सकता है। अब ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है क्या? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में ऐसा होता है कि इसमें जो है वो कंट्रीज की जो पासपोर्ट की स्ट्रेंथ है, उसकी ताकत है, उसको मेजर किया जाता है। अलग अलग कंट्रीज की जाती है इसमें स्ट्रेंथ मेजर। 2025 में इस इंडेक्स ने जो है वो 199 पासपोर्ट्स, यानी कि 199 कंट्रीज के पासपोर्ट्स को कंपेयर किया और 227 ट्रैवल ऐसी डेस्टिनेशंस थी जिनके बारे में इसने रिपोर्ट जो है वो अपनी दी है। तो इंडिया का क्लियर है कि इंडिया का रैंक जो है वो 85th यहाँ पर रहा है और 57 डेस्टिनेशंस ऐसी हैं पूरे वर्ल्ड में जहाँ पर वीज़ा फ्री एक्सेस जो है वो इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को जो है वो मिल सकती है या फिर मिली है। तो ये सब आपने यहाँ से नोट करना था, बेसिक सा था। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, 5th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग
स्टेट। तो बोलते हैं ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो हैं वो 5वें नंबर की होंगी। अब बोलते हैं खेलो इंडिया गेम्स जो यूनिवर्सिटी गेम्स जो होंगी वो किस राज्य में जो है वो आयोजित की जाएंगी। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है वो कहाँ पर आयोजित की जाएंगी, ये जो है वो राजस्थान स्टेट में जो है वो ऑर्गेनाइज की जाएंगी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। कौन से नंबर की होंगी, 5th नंबर की ये होंगी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। ऐसे ही इससे पहले जो गेम्स हुई हैं खेलो इंडिया के तहत, जैसे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुई हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस स्टेट ने होस्ट की हैं, तो बिहार स्टेट ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स होस्ट की हैं। खेलो इंडिया बीच गेम्स हो चुकी हैं, वो दादर नगर हवेली और दमन दीव के द्वारा जो है वो होस्ट की गई हैं। खेलो इंडिया जो बीच गेम्स हैं, हमने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मस्कट भी जाना था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मस्कट गज सिम्हा था। गज सिम्हा का फोटो भी मैंने आपको दिखाया था 2025 का जो इसका मस्कट था। और अभी ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने जा रही हैं, सॉरी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होने जा रही हैं। तो जैसे ही ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कंप्लीट हो जाएंगी तो हम इनकी मेडल टैली भी जो है वो देखेंगे। मेडल टैली भी देखेंगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की कि किस कंट्री को कितने मेडल जो है वो मिले, किस कंट्री ने कितने मेडल जो है वो यहाँ पर जीते हैं। ठीक है जी, तो मेडल टैली जब आएगी उसको तब देख लेंगे। फिलहाल ये गेम्स राजस्थान स्टेट के द्वारा जो है वो होस्ट की जा रही हैं या फिर यहाँ पर होस्ट की जाएंगी। हमने बाकी खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया बीच गेम्स के बारे में भी यहाँ से रिवाइज कर लिया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट में बोलते हैं इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड अनअपोज्ड टू दी ह्यूमन राइट काउंसिल फॉर द 7th टाइम। तो बोलते हैं कि भारत को 7वीं बार मानवाधिकार परिषद के लिए जो है वो निर्विरोध चुना गया है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट में ये बोलते हैं। और दूसरी में बोलते हैं इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड फॉर अ 4-year टर्म 2025 से 28 तक स्टार्टिंग नेक्स्ट ईयर। कि इंडिया जो है वो ये जो ह्यूमन राइट काउंसिल है इसके लिए जो है वो 4 सालों के लिए चुना गया है 2025 से 2028 तक। और यहाँ पर बोला गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आपको करेक्ट वन ऑप्शन जो है वो बतानी है। तो पहली स्टेटमेंट सबसे पहले एनालाइज करेंगे। इसमें बोला गया है कि इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड अनअपोज्ड टू द ह्यूमन राइट काउंसिल फॉर द 7th टाइम। ये बात बिल्कुल सही यहाँ पर लिखी गई है। इंडिया जो है वो ह्यूमन राइट काउंसिल के लिए जो है वो अनअपोज्ड चुना गया है और 7th टाइम जो है वो चुना गया है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही यहाँ पर लिखी गई। पहली स्टेटमेंट आपकी सही हो गई। दूसरी में बोलते हैं कि इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड फॉर 4 years टर्म। देखो इंडिया इलेक्ट किया गया है परंतु 4 सालों के लिए इलेक्ट नहीं किया गया है, ये 3 सालों के लिए इलेक्ट किया गया है, 3 years के लिए। ये 3 साल 2026 से स्टार्ट हो जाएंगे और 2028 तक के रहेंगे। 2026, 2027 और 2028 ये 3 साल जो है इंडिया यहाँ पर जो है वो रहेगा इलेक्ट। इंडिया 3 सालों के लिए इलेक्ट किया गया है। अगर हम यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की बात करते हैं जहां के लिए इंडिया चुना गया है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के लिए, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 2006 में जो था वो इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर जो है वो स्थित है? इसका हेडक्वार्टर भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में जो है वो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है। तो उसका हेडक्वार्टर भी ध्यान रखें। और साथ में दूसरी बात ये भी ध्यान रखें कि इंडिया जो है 3 सालों के लिए चुना गया है। 7th टाइम इंडिया चुना गया है। इंडिया की टर्म जो स्टार्ट होगी वो 2026 से स्टार्ट हो जाएगी, 2028 तक इंडिया जो है वो बना रहेगा। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ओनली 1 इज करेक्ट, दूसरी तो हमारी गलत दी गई है स्टेटमेंट। एक और ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, ये तो एक्सप्लेनेशन दी गई है जो हमने जान ली। बोलते हैं रिसेंटली इंडिया को जो है वो इलेक्ट किया गया है को चेयर ऑफ द रीजनल कमेटी ऑफ द यूनाइटेड नेशन ग्लोबल जियोस्पैटिकल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट फॉर एशिया एंड पैसिफिक। तो UNGGIMAP के लिए इंडिया को जो है वो अगले 3 सालों के लिए चुना गया है टिल 2028, 2028 तक जो है वो इंडिया को चुना गया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस कंट्री को जो है वो रीजनल कमेटी जो को चेयर करने के लिए चुना गया है यूनाइटेड नेशन ग्लोबल जियोस्पैटिकल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट फॉर एशिया एंड द पैसिफिक के लिए। तो वो जो है वो किसको चुना गया है? वो जो है वो चुना गया है अपने भारत को, 2028 तक जो है वो चुना गया है। इतना यहाँ से जानकारी मिल गई। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं
एक्सरसाइज समुद्र शक्ति 2025 इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो ये एक्सरसाइज समुद्र शक्ति की बात की जा रही है कि ये इंडिया और किस देश के बीच में आयोजित जो है वो की जाती है। तो एक्सरसाइज समुद्र शक्ति जो है वो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होती है और 2025 की ये एक्सरसाइज अभी हुई, तब भी ये जाकर चर्चा में एक्सरसाइज समुद्र शक्ति एक्सरसाइज जो है वो आया। एक्सरसाइजेस के बारे में भी हम अक्सर पढ़ते रहते हैं, जैसे कि लास्ट एडिशन में भी हमने पढ़ा था एक्सरसाइज कोनकान के बारे में हमने पढ़ा था कि ये इंडिया और किस कंट्री के बीच में होती है। जो कोनकान एक्सरसाइज होती है ये इंडिया और यूके के बीच में होती है, यूनाइटेड किंगडम के बीच में होती है। ठीक है जी, इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम के बीच में ये एक्सरसाइज कोनकान जो है वो होती है। अब हम जानते हैं अलग अलग जो कंट्रीज के बीच में एक्सरसाइजेज होती हैं वो कौन कौन सी हैं, उनके क्या नाम है, उनको रिवाइज करते हैं। देखिए पूरी लिस्ट है हमारे पास, जैसे कि इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में एक्सरसाइज प्रबल दोस्तिक एक्सरसाइज जो है वो होती है। इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में एक्सरसाइज खंजर होती है। इंडिया और मालदीव्स के बीच में एक्सरसाइज इक्विवेरियन होती है। इंडिया और फ्रांस के बीच में एक्सरसाइज शक्ति होती है। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज होती है। इंडिया श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति एक्सरसाइज होती है। इंडिया यूके के बीच में जो है वो एक्सरसाइज अजय वॉरियर होती है। इंडिया बांग्लादेश के बीच में एक्सरसाइज संप्रीति होती है। इंडिया मंगोलिया के बीच में एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट होती है। इंडिया नेपाल के बीच में एक्सरसाइज सूर्य किरण जो है वो होती है। तो ये एक्सरसाइजेज होती हैं अलग अलग कंट्रीज के बीच में। इसके अलावा जो समुद्र शक्ति एक्सरसाइज अभी हुई है वो तो हमने पढ़ ही ली, रिवाइज भी कर ली हमने कि इंडोनेशिया के साथ जो है ये होती है। तो इस तरह से एक्सरसाइजेज के बारे में ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए, JVT एग्जाम के लिए और सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो एक बात ध्यान रखना कि कंपटीशन उतना आसान नहीं है जितना आसान आप सोच रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि कांस्टेबल का रिजल्ट जो है वो आया है, तो जिन स्टूडेंट्स को फाइनल सिलेक्शन मिल गई उनके लिए तो सही है, परंतु आप सोचिए कि मेहनत करने के बाद जिन्होंने सिली मिस्टेक्स की और जो फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाए उनके लिए कितना पीछे अब वो चले गए। एक बार फिर से नए सिरे से जो है वो तैयारी स्टार्ट करने की पड़ेगी। तो कोशिश करें कि जब भी तैयारी कर रहे हैं तो प्रॉपर वे में, एक शेड्यूल्ड वे में अपनी तैयारी को करें और रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप हमारे साथ टेस्ट सीरीज में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, परंतु एक बात ध्यान रखना कि सीरियस आपको होना पड़ेगा स्टडी के लिए। कंपटीशन आसान नहीं है, कंपटीशन में जी जान लगानी ही पड़ेगी। जितना भी काम आपको करना पड़ेगा अपनी स्टडी में वो सारा का सारा पॉजिटिव एनर्जी के साथ जो है वो करना पड़ेगा। पॉजिटिविटी मन में भी और आपके काम में भी पॉजिटिविटी होनी चाहिए, तभी आपको सक्सेस जो है वो मिल पाएगी। पॉजिटिविटी के साथ साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें कि जो आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, परंतु एक बात यहाँ पर भी ध्यान रखें कि आप असल में सही ही कर रहे हो। ओवर कॉन्फिडेंस खतरनाक है, कॉन्फिडेंस अच्छी बात है। तो बड़े समझदारी के साथ हर एक कदम अपना रखें, क्योंकि ये चीज़ें आगे चलकर बहुत ज़्यादा महत्व जो है वो रखती हैं और लाइफ चेंजिंग स्टेप्स जो हैं ये माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पर कैपिटा यूसेज इंटेंसिटी ऑफ UPI ट्रांजैक्शन। तो बोलते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार UPI लेन देन की प्रति व्यक्ति उपयोग तीव्रता किस राज्य में सबसे अधिक है। तो UPI ट्रांजैक्शन की जो इंटेंसिटी है, UPI ट्रांजैक्शन आपने देखा होगा कि बहुत तेज हो गई है। आज छोटे छोटे काम UPI ट्रांजैक्शन की, छोटी छोटी पेमेंट्स UPI ट्रांजैक्शन के माध्यम से की जा रही हैं। 10, 5, 10, 20 कितने भी रुपए हो फटाफट UPI करना लोग पसंद करते हैं। तो सबसे ज़्यादा UPI ट्रांजैक्शन की जो इंटेंसिटी है वो तेलंगाना स्टेट में है। ऑप्शन बी तेलंगाना स्टेट जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब तेलंगाना स्टेट में UPI ट्रांजैक्शन की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है, हम थोड़ा सा जानते हैं। ये जो UPI है इसको यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है वो बोला जाता है। तेलंगाना स्टेट में इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है ट्रांजैक्शंस की। तेलंगाना के बाद
जो अगले स्टेट आते हैं, जैसे कि कर्नाटक दूसरे नंबर पर आता है, आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पर आता है, दिल्ली चौथे नंबर पर आता है, 5वें नंबर पर महाराष्ट्र जो है वो आता है। यही डाटा जो है वो आरबीआई की बुलेटिन के अनुसार जो है वो रिलीज अभी किया गया है। तो ये डाटा भी हमने जान लिया। अगर आरबीआई की हम बात कर ही रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हम कर भी ही रहे हैं, तो आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई थी। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी, परंतु ये नेशनलाइज उस टाइम नहीं था। नेशनलाइज इसको 1949 में जो था वो किया गया था। इसका जो प्रेजेंट टाइम में हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में जो है वो स्थित है, तो इसका हेडक्वार्टर भी आपने ध्यान रखना है। और आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो कौन है? प्रेजेंट टाइम में आरबीआई के गवर्नर का नाम भी आपने ध्यान रखना है। उनका नाम संजय मल्होत्रा जो है वो आरबीआई के गवर्नर का नाम है। तो बहुत बार आरबीआई के गवर्नर का नाम भी जो है वो पूछा जाता है एग्जाम में। इतना यहाँ से रिवीजन कर लिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं नाटोज न्यूक्लियर डिटरेंस एक्सरसाइज कॉल्ड स्टीडफास्ट नून 2025 होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश द्वारा नाटो की परमाणु निरोधक अभ्यास, जिसको स्टेडफास्ट नून 2025 बोला गया, इसकी मेजबानी की गई। तो इसकी मेजबानी जो है वो नीदरलैंड्स के द्वारा की गई। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। तो नाटो की जो है ये एक एक्सरसाइज है, ये आपने ध्यान रखना है, जिसका नाम जो है स्टीडफास्ट नून है। और इसकी मेजबानी जो है वो किसके द्वारा की गई? इसकी मेजबानी जो है वो की गई नीदरलैंड्स के द्वारा। नीदरलैंड्स की बात पहले करते हैं कि इसकी कैपिटल क्या है, इसकी करेंसी जो है वो क्या है। नीदरलैंड की जो कैपिटल है वो एम्स्टरडैम आती है। एम्स्टरडैम इसकी कैपिटल आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ। एम्स्टरडैम इसकी जो है वो कैपिटल है। और अगर हम इसकी करेंसी की बात करते हैं कि इसकी करेंसी जो है वो क्या है, तो नीदरलैंड की जो करेंसी है वो जो यूरो में ही वैसे इसकी करेंसी जो है वो आती है, तो यूरो ही इसकी करेंसी भी ध्यान रखेंगे। और हम बात यहाँ पर नाटो की भी ज़रूर करेंगे। ठीक है जी, नाटो की बात करेंगे कि नाटो की जो स्थापना थी वो कब की गई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। नाटो की स्थापना 1949 में जो था वो की गई थी। 1949 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है? इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम ब्रुसेल्स में जो है वो स्थित है। हेडक्वार्टर और स्थापना तो आपने याद कर ली हो गई। नाटो का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसका पूरा नाम जो है वो है। तो नाटो का पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए। नाटो में जो है वो टोटल कितने सदस्य जो है वो हैं और लेटेस्ट सदस्य इसका कौन सा है। नाटो में टोटल जो है वो 32 मेंबर आते हैं, 32 मेंबर आते हैं। और 32nd मेंबर जो इसका भी लेटेस्ट बना था वो स्वीडन कंट्री जो था वो 32nd मेंबर जो था वो इसकी बनी थी। 32nd कंट्री थी स्वीडन जो इसकी मेंबर जो था वो बनी थी। तो स्वीडन का नाम भी आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। साथ में ये भी पता होना चाहिए कि जो रशिया और यूक्रेन के बीच में आपको जो है वो खींचातानी देखने को मिली, रशिया और यूक्रेन का वॉर जो देखने को मिला वो किस कारण देखने को मिला? वो इस नाटो के कारण ही देखने को मिला। यूक्रेन बोलता था कि हम नाटो में चले जाएंगे, रशिया को पसंद नहीं था। वहीं से स्थिति बिगड़ती बिगड़ती बहुत ज़्यादा खराब जो था वो हो गई बाद में चलकर। अभी तक प्रॉपरली सीज फायर नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। बोलते हैं यहाँ पर जोएल मोकिर, फिलिप अर्गियन एंड पीटर होविट वॉन द 2025 नोबेल डैश प्राइज। तो जोएल मोकिर है, फिलिप अगियन है, पीटर होविट है। इनको बोलते हैं 2025 का कौन सा नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया है। तो 2025 का नोबेल प्राइज इनको दिया गया है इकोनॉमिक्स में। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। 2025 का जो नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस दिया गया है वो इनको दिया गया, फिलिप एगियन को, पीटर होविट को और जोएल मोकिर को जो है वो दिया गया है। अच्छा, इनको क्यों दिया गया है? इनका क्या ऐसा कंट्रीब्यूशन है जिसके लिए इनको ये प्राइज जो है वो दिया गया है? तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने जो है वो लोगों को ये समझाया कि समाज में अगर आपको विकास यानी कि डेवलपमेंट या फिर ग्रोथ को बनाए रखना है तो जो स्टैग्नेशन है उसका मुकाबला जो है वो किस तरह से करना चाहिए। अब ये स्टैग्नेशन जो है वो क्या होता है? स्टैग्नेशन का भी आपको सिंपल टर्म मैं आपको बताऊं। स्टैग्नेशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कंट्री कोई भी ग्रो नहीं कर पाती, इकोनॉमी कोई भी ग्रो नहीं कर पाती, यानी कि ठहर जैसी जाती है, रुक जैसी जाती है, तो उस सिचुएशन को स्टैग्नेशन जो है वो बोलते हैं। तो इस तरह से इन्होंने वहां पर बताया। ये जो यहाँ पर अलग अलग नाम दिए गए हैं जैसे कि जोएल
मोकिर यहाँ पर नाम दिया गया है। ये कौन सी कंट्री के हैं, ये नीदरलैंड कंट्री के जो हैं वो आते हैं। यहाँ पर जो है वो पीटर हॉविट नाम दिया गया है, ये कनाडा कंट्री के जो हैं वो हैं, इनको ये प्राइज़ दिया गया है। और यहाँ पर जो फिलिप आते हैं, जिनका नाम जो है फिलिप अगेन है, ये पेरिस से जो है वो आते हैं, ठीक है, पेरिस यहाँ से ये आते हैं। तो इतना आपने ध्यान रखना है, इनकी कंट्रीज वगैरह ध्यान रखनी है, इनको क्यों दिया गया ये भी ध्यान रखना है। हमने नोबेल पीस प्राइज जान लिया, इकोनॉमी में जान लिया, केमिस्ट्री में जान लिया। हमने 3 फील्ड जो है वो लगभग यहाँ पर कवर कर ली हैं नोबेल प्राइज की, और टोटल 6 में दिया जाता है। तो एक और फील्ड हम यहाँ पर जान लेते हैं, वो कौन सी है, नोबेल प्राइज जो लिटरेचर में दिया जाता है। लिटरेचर में जो है वो किसको दिया गया, लिटरेचर में भी आपने ध्यान रखना है, लास्जो कोर्सनाइहुराइकाई है, इनका नाम मैं आपको लिखकर एक बार दे देता हूं। इनका नाम यहाँ पर लिखेंगे हम, तब अच्छे से पता चल पाएगा आपको। यहाँ पर मैंने लिख दिया है लास्लो, इनका नाम प्रोनाउंसिएशन देख लेना आप, लंबा है थोड़ा सा नाम, लास्लो कोर्सनाइहुराइकाई, ये इनका नाम है पूरा। लिटरेचर प्राइज इनको जो है वो दिया गया है। और इसी के साथ लिटरेचर प्राइज में हमने 4 नोबेल प्राइज जो है वो पढ़ लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले में बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स इन बिहार। तो बिहार में बोलते हैं कि कितनी विधानसभा सीट्स जो हैं वो आती हैं। अभी बिहार में इलेक्शन होने जो है वो जा रहे हैं, तो बिहार में टोटल नंबर ऑफ विधानसभा के सीट्स 243 जो है वो आती हैं। ऑप्शन इसका बी जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अब विधानसभा में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं वो किसी एक तारीख को नहीं होंगे, ये अलग अलग फेसेस में जो है वो होंगे। और विधानसभा के जो इलेक्शन होंगे उनका रिजल्ट कब आएगा वो भी पता होना चाहिए। ये 6 और 11 नवंबर को 2 फेसेस में जो है वो होंगे। और अब बोलते हैं कि विधानसभा के जो इलेक्शन बिहार में होने जा रहे हैं इनका रिजल्ट जो है वो कब आएगा। तो इनका रिजल्ट जो है वो, रिजल्ट आने की डेट भी जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो बिहार में विधानसभा इलेक्शंस का जो रिजल्ट है वो 14 नवंबर को जो है वो इलेक्शंस का रिजल्ट जो है वो यहाँ पर आएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिहार विधानसभा के इलेक्शन, जब भी होंगे तब भी इनके अपडेट्स हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वर्ल्ड फूड डे 2025। तो विश्व खाद्य दिवस 2025 के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, उन कथनों के ऊपर आपको विचार करना है। पहले बोलते हैं वर्ल्ड फूड डे एवरी ईयर ऑब्जर्व्ड ऑन 15 अक्टूबर की वर्ल्ड फूड डे विश्व खाद्य दिवस हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। और दूसरे में बोलते हैं दिस ईयर थीम इज हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड एंड अ बेटर फ्यूचर। तो बोलते हैं कि इस साल का जो विषय था वो ये है कि बेहतर भोजन और बेहतर भविष्य के लिए हाथ में हाथ, हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड एंड बेटर फ्यूचर। अगर हम वर्ल्ड फूड डे की बात करते हैं तो ये कथन बिल्कुल सही होगा कि वर्ल्ड फूड डे जो है वो अक्टूबर महीने में मनाया जाता है, परंतु 15 अक्टूबर को ये नहीं मनाया जाता, ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। टेलीग्राम ग्रुप पर, टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसके ऊपर क्विज भी इसको लेकर मैंने पोस्ट किया था। 16 अक्टूबर को ये जो है वो वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। और 2025 में जो इसकी थीम थी वो हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड एंड बेटर फ्यूचर ही रखी गई थी। ये बात भी बिल्कुल सही यहाँ पर दी गई है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, ओनली 2 इज करेक्ट, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ओनली 2 इज करेक्ट, सिर्फ दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास सही है क्योंकि 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है, ना कि 15 अक्टूबर को। अगर हम बात करते हैं कि 16 अक्टूबर को कोई और इंपॉर्टेंट डे भी मनाया जाता है तो बिल्कुल 16 अक्टूबर को जो है वो NSG राइजिंग डे भी जो है वो मनाया जाता है। NSG राइजिंग डे जो है वो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस बार जो है वो 41 नंबर का NSG राइजिंग डे जो है वो मनाया गया 16 अक्टूबर 2025 को। NSG का पूरा नाम है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड राइजिंग डे जो है वो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को ही जो है वो वर्ल्ड स्पाइन डे भी जो है वो मनाया जाता है। स्पाइन डे कब मनाया जाता है, ये भी 16 अक्टूबर को ही जो है वो मनाया जाता है। तो 16 अक्टूबर का ये एक और दिन आपने ध्यान रखना है। तो 3 दिन हमने 16 अक्टूबर को पढ़ लिए जो मनाए जाते हैं, NSG राइजिंग डे, वर्ल्ड स्पाइन डे, वर्ल्ड फूड डे। इन डेज के बारे में आपको पता चल गया। अब साथ में ही यहाँ पर एक और चीज़ हम नोट करेंगे, एक और बात यहाँ पर जानेंगे। अक्टूबर महीने में जो है वो वर्ल्ड पोस्ट डे भी जो है वो मनाया जाता है। अब आप कमेंट कर कर बताएंगे कि ये वर्ल्ड पोस्ट डे जो है वो मनाया कब जाता है आखिरकार। ये मैंने बता दिया कि अक्टूबर के महीने में ही मनाया जाता है। अभी आप कमेंट कर कर बताइए कि ये वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया कब जाता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं 2025 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री हैज बीन अवॉर्डेड फॉर डिस्कवरी इन विच फील्ड। 2025 का नोबेल पुरस्कार जो केमिस्ट्री में दिया गया है, रसायन विज्ञान में दिया गया है, वो किस क्षेत्र में खोज के लिए दिया गया है। यहाँ पर 4 फील्ड आपके पास बताई गई हैं। आप कमेंट कर कर बताएंगे कि 2025 का जो नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री में दिया गया है वो किस फील्ड में दिया गया है। इस क्वेश्चन को भी हम पढ़ चुके हैं और इससे पिछला एडिशन जो हमारा था उसमें हमने ये क्वेश्चन जो था वो पढ़ा था। अच्छे से हमने क्वेश्चन पढ़ा था। केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज किस किस को दिए गए 2025 में, उन पर्सनैलिटीज के हमने जो है वो नाम भी अभी रिवाइज कर लिए हैं, परंतु किस फील्ड में दिया गया वो आप कमेंट कर कर जो है वो अच्छे से बताइए। अगर आपने टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।